मेरे यहाँ पे एक जगह है वजीरपुर गांव में, उसमें एक शौचालय है जो गिरा पड़ा है, कोरोना टाइम में गिरा था, आज तक उसे ठीक नहीं कर रहे हैं, कहते पैसा नहीं। अब बताइए कि प्रधानमंत्री भी बार बार कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान चलाएं, कहाँ जाएंगे लोग? दिल्ली में खेत भी नहीं है, कम से कम मेरी विधानसभा में तो नहीं है कि कोई जाके वहां करे, तो कहाँ जाएंगे? इतनी घनी आबादी गाँव की, आसपास में कोटियां है, वो कहाँ जाएंगे? आप समझिए कैसी स्थिति। यही हाल जलियांवाला बाग में जहाँ उन्होंने तोड़े, इंडस्ट्रियल एरिया, JJ किनोरी। और मुझे लगता है कि मैं भी बहुत साथियों से बात करता रहता हूँ कि दिल्ली में हर जगह शौचालयों का बुरा हाल है। बार बार कहे जाते हैं हम नए टेंडर कर रहे हैं, कर भी दिए, 4-5 बार से सफाई करने वाले आए। तो मेरा आपके माध्यम से आपसे प्रार्थना है कि विधानसभा की ऑथेंटिसिटी को बढ़ाने के लिए, एक तो अधिकारी होते ही नहीं, आप देखिए अधिकारी आपके, जब मैं 280 में बोल रहे हैं या विपक्ष के साथियों ने 2 सवाल रखे, किसलिए रखे उन्होंने? या कोई है ही नहीं? या होने तो चाहिए अधिकारी। अगर हमने कोई बात कही है, डीसी से कोई आया हो तो कुछ संज्ञान लें, तो मजाक बन के रह जाएगा। तो ये इनके ऊपर दबाव रहना चाहिए कि जब विधानसभा लगे तो जैसे हम घर से भागते हैं, जबकि हम सबके घरों पे 11 बजे सभा लगने का मतलब है, सदन लगने का मतलब है कि लोग घर पे आते हैं। अब लेकिन यहाँ सदन में कोई अधिकारी नहीं है, तो आप इन्हें बुलाएं, जो सवाल हम उठा रहे हैं उनका जवाब आए। कि लगातार मैं चिट्ठियां लिख के जा रहा हूँ, उसका फायदा क्या है? बताइए, 5-5 चिट्ठियां लिख ली, रोज लिख के जा रहे हैं, उसका फायदा कुछ नहीं है। आप अधिकारियों को यहाँ बुलाए, उनकी जिम्मेवारी तय हो, वो डेट दे और वहाँ उस डेट के हिसाब से काम। आपने बोलने का तो मौका दिया, बहुत बहुत। अनिल कुमार वाजपेयी जी। आपका विषय आ गया, व्यवस्था मिल जाएगी। वाजपेयी जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे 280 के अंतर्गत बोलने का अवसर दिया। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से दिल्ली सरकार के 2 मंत्री, कानून मंत्री जी और PWD मंत्री, उनकी ओर दिलाना चाहता हूँ। हमारे गांधीनगर में एशिया की सबसे बड़ी गांधीनगर में रेडीमेड की मार्केट है। यहाँ पर ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है, जिसके कारण यहाँ के निवासियों को कई घंटे जाम का सामना करना पड़ता है। स्कूली बच्चों की छुट्टी हो जाती है, अगर छुट्टी 12:30 बजे स्कूल की हो गई और वहाँ से उनको अपने घर पहुँचने में घंटों का समय लगता है। इस बारे में मैंने यातायात पुलिस के अधिकारियों के साथ, PWD के अधिकारियों के साथ कई बार मीटिंग की, लेकिन कोई आश्वासन के अलावा कुछ भी हाथ नहीं हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का एक आदेश के अंदर दिल्ली की 16 मार्केट है, जिनमें 1 वे ट्रैफिक को शुरू करने का आदेश है, जिसमें गांधीनगर मार्केट भी एक है। लेकिन आज तक दिल्ली हाई कोर्ट के उस आर्डर को गांधीनगर में लागू नहीं किया गया। PWD की एक रोड है, मैंने माननीय मंत्री जी को चिट्ठी भी लिखी है और मैंने उनको व्यक्तिगत रूप से अवगत कराया है। जहाँ से गांधीनगर स्टार्ट होता है महावीर स्वामी पार्क से, गांधीनगर मेन रोड के बगल में और जो पुस्ता की रोड है, इसके बीच में पीछे रोड है, वो रोड PWD की रोड है। और उस पूरी PWD की रोड पर जो भूमाफिया हैं और असामाजिक तत्व हैं, उन्होंने पूरी का पूरा रोड कब्जा कर दिया, करोड़ों रुपए की दुकानें बेच दी। आज भी अगर कोई सरकारी PWD का अधिकारी इस पर अगर इसकी जाँच कराई जाए तो वो रोड सबके सामने आपको दिखेगा, यहाँ पर ये रोड है। और अगर वो रोड खुल जाएगा तो मैं समझता हूँ गांधीनगर में एक बड़ी जाम की समस्या से हम लोगों को इससे छुटकारा मिल सकता है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद अध्यक्ष जी, जो आपने मुझे QA में बोलने का मौका दिया। जो मैं आज विषय उठा रहा हूँ, ये मेरी विधानसभा के साथ साथ ये पूरी दिल्ली की विषय। बहुत से बुजुर्ग आज बच्चों के साथ में नहीं रह पाते, या बच्चे कहीं बाहर चले जाते हैं। उन बुजुर्गों को अपना पेट पालने के लिए, रहने के लिए कुछ ना कुछ खर्चे की जरूरत है, जिसके लिए सरकार ने एक पेंशन का प्रावधान बनाया है।
और पेंशन उन बुजुर्गों के लिए काफी समय से खुल नहीं रही है। मेरा आपके माध्यम से यही आग्रह करता हूं माननीय मंत्री जी को कि दिल्ली के अंदर उन बुजुर्गों के रहने के लिए, उनके खर्चे के लिए, ये खर्चे के लिए पेंशन जल्द से जल्द दिल्ली के अंदर लागू की जाए, उनको उनका हक दिया जाए। ये मैं आपके माध्यम से आग्रह कर रहा हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान और सदन का ध्यान पालम विधानसभा, श्रीनगर विधानसभा, द्वारका विधानसभा, मटियाला विधानसभा और कुछ नजफगढ़ का भी हिस्सा है जहाँ से लोग जो है पालम फ्लाईओवर का इस्तेमाल करते हैं। द्वारका के अंदर जब एंट्री होती है तो पालम फ्लाईओवर को क्रॉस करने में हर रोज 1 घंटा लगता है। मात्र 2 किलोमीटर का जो रास्ता है। आज सुबह मैं आया हूँ, 9 बजे घर से निकला हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे, नेट 1 घंटा पालम फ्लाईओवर को क्रॉस करने में। और ये हमारी 4 विधानसभा से परेशान है। भावना जी गलत तो नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारी विधानसभाएं परेशान है। और दूसरा, वहां पे अभी 1500 बेड का अस्पताल जो है वो चालू हो गया दिल्ली सरकार का द्वारका के अंदर, तो लोग चारों तरफ से जाएंगे। तो मेरा निवेदन है पीडब्ल्यू मिनिस्टर जी यहाँ बैठे हैं कि आप एक दिन का वहाँ पे दौरा रखें, सारे सीनियर ऑफिसर्स को, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं उनको लेकर आए। इसका समाधान हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें वहाँ विजिट करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे टनल बनेगी। जब तक टनल नहीं बनेगी इसका कोई समाधान नहीं, क्योंकि इस फ्लाईओवर को ही गलत बनाया गया, क्योंकि जो रोड जाता है फ्लाईओवर की तरफ वो चौड़ा और आगे जाके फ्लाईओवर भिड़ा हो, जिसकी वजह से रोज आना वहाँ पे जाम लगता है। मेरा निवेदन है, क्योंकि द्वारका की सोसाइटीज में या कहीं पे भी मीटिंग करते हैं तो सबसे ज्यादा पिछले 8 साल 9 साल में अगर किसी मुद्दे को उठाया जनता ने, उन्होंने कहा कि ये समाधान दे दो। रोजाना 1-1 घंटा खून के आंसू होते हैं वहाँ खड़े होकर, इतना बुरा हाल है। तो मेरा निवेदन है कि इसके ऊपर कोई ना कोई ध्यान दिया जाए। और जो अभी गुप्ता जी ने बात कही, ये हर विधायक की पीड़ा है। 280 सिर्फ कहने के लिए रह गया, बोलने के लिए रह गया, इसका कोई फायदा नहीं है। शर्म आनी चाहिए अधिकारियों को कि सदन में नहीं है, सारे विधायक यहाँ बैठे हैं, आप बैठे हो, विपक्ष बैठा है, हम बोले जा रहे, कोई सुनने वाला नहीं। ना जाने इस तरह के इतने सारे मुद्दे इस सदन के अंदर, सभी विधायक साथ दूसरे को आज तक चिट्ठी नहीं रिप्लाई दी। क्या फायदा है 280 का? हम आके अपनी पीड़ा रो लेते हैं, लेकिन एक लिखित में नहीं आती। जबकि अध्यक्ष महोदय ने भी ये हमें आश्वासन दिया था कि आपको सबको 280 का रिटर्न में जवाब आएगा, कोई जवाब नहीं आता। इसलिए आप इसके ऊपर गंभीरता से संज्ञान लें और अधिकारियों को अगले सेशन में जरूर बुलाया जाए, उनको यहाँ बैठाया जाए, ताकि वो भी इस बात को सुने। बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश ऋषि जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। मैं भी आज एक मुद्दा लेके जो आया हूँ आपके बीच में, अपनी विधानसभा का है, द्वारका का भी है और उत्तम नगर का भी है। यह पंखा रोड और उत्तम नगर की समस्या है। पंखा रोड जो हमारी यीशु कॉलोनी से शुरू होकर उत्तम नगर तक जाती है, इस रोड के ऊपर एक फ्लाईओवर बना हुआ है जो एनसीडी ने 2014-15 में पीडब्ल्यूडी के हैंड ओवर किया था। इस फ्लाईओवर की स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है और ये इसके स्लैब टूट के गिर रहे हैं नीचे। पीडब्ल्यूडी इसमें कुछ नहीं कर रही। अभी इन्होंने पेंट करने की बात की तो मैंने उनसे कहा कि आप पेंट इसमें खूबसूरत पेंट करिए, ताकि ये काला सा पेंट ना करें, क्योंकि जनकपुरी की जनता की डिमांड है, खूबसूरत होना चाहिए। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुनी और लीपापोती करके पेमेंट जो उसका टेंडर था उससे भी ज्यादा अमाउंट दे के उसे कंप्लीट कर दिया। हमारी इस पंखा रोड की स्थिति इसलिए ज्यादा खराब हो रही है क्योंकि यहाँ पर बसों का अड्डा बन गया है। मैं मंत्री जी बैठे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, मैं इनसे भी कहना चाहूँगा कि उत्तम नगर टर्मिनल के पास पंखा रोड के ऊपर बहुत सारी बसें खड़ी हो जाती है, जिससे एरिया बहुत, मतलब जाने आने का रास्ता बहुत छोटा हो जाता है, जिसके कारण बसें भी निकल नहीं सकते लोग। साथ ही इसके चारों इसी रोड के ऊपर वर्कशॉप खुल गई है और इसके साथ एक साइकिल पथ है जिसके ऊपर लाइट की व्यवस्था बहुत कम है, कई जगह पर तो है ही नहीं। उस जगह पर रात के समय में गलत धंधे शुरू हो जाते हैं। इसकी जानकारी एसएचओ को भी है, लेकिन एसएचओ को कुछ करने को तैयार नहीं है, क्योंकि आप जानते हो पुलिस हर जगह सेटल कर लेती है। इसी के ऊपर
कुछ मीट बेचने वालों की शाम में दुकानें लग जाती है, वहां खुलेआम शराब परोसी जाती है और पुलिस को अपना जो महीना है वो मिलता रहता है, इससे वो रोकती नहीं है। यही कारण है कि ये पूरी रोड जो है हमेशा जाम रहती है। इसके उत्तर नगर टर्मिनल जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, इस टर्मिनल के ऊपर जो वहां पर बैटरी रिक्शे लगे हुए हैं, वहां पर एमसीडी के द्वारा ठेले लगाई जाती है, क्योंकि एमसीडी पैसे वसूलती हटाती नहीं है। तो ये स्थिति हो जाती है कि उस रोड से क्रॉस करने वालों को उत्तम नगर टर्मिनल पे लगभग एक घंटे तक का इंतजार करना पड़ता है, ट्रैफिक की तरह जाम हो जाता है। नजरगढ़ रोड की तो और भी बुरी हालत है कि दोनों रोड के किनारे पे इतनी गाड़ियां खड़ी रहती हैं, कोई हटाने वाला नहीं। ट्रैफिक पुलिस वाले वहां रहते हैं वहां पर, लेकिन वो कुछ नहीं करते। उन्होंने अपने वहां बंदे रखे हुए हैं, वो लाठी लेके हाथते रहते हैं और सबसे पैसे वसूलते रहते हैं। ये स्थिति है वहां की। मैं आपके माध्यम से ये अनुरोध करता हूं कि आप इसके ऊपर जो भी उचित कार्रवाई कराई जा सके डिपार्टमेंट को लिख के भेजिए, उनको बुलाइए ताकि इसके ऊपर कार्रवाई हो, ये जाम से मुक्ति मिले। हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री जी बैठी हैं और ये स्थिति यहाँ की इतनी बुरी हालत में है। और तो और मेट्रो ने जो जगह दे दी उसकी साथ में फुटपाथ के साथ, उसके अंदर उन्होंने शराब की दुकान को दे दिया और बिल्कुल रोड के ऊपर शराब बिकना शुरू हो गई। जब कम से कम कुछ एरिया तो ऐसा होना चाहिए कि जिससे लोग आ जा सके उस काम में, रोड के पास सीधी दुकान शुरू हो जाती है। तो ये उत्तर नगर टर्मिनल की हालत सबसे ज्यादा खराब है, इससे हम भी प्रभावित है, हमारा तिलक नगर भी प्रभावित है और उत्तम नगर विधानसभा भी प्रभावित है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। दिल्ली के शहरी अस्पताल में दाखिल खारिज पेशेंट रोकी गई है, जिससे ग्रामीण अंचल के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। परिवार बड़े होते जा रहे हैं, बुजुर्गों की प्रॉपर्टी उनके बच्चों के नाम पर दाखिल खारिज नहीं हो पा रही है। अगर किसी को अपने बच्चों की पढ़ाई या किसी के इलाज या घर के किसी भी जरूरी खर्च के लिए अगर पैसों की जरूरत हो तो जमीन के आधार पर दाखिल खारिज के लिए भी नहीं दे पा रहे हैं। अपनी ही जमीन पर डेयरी उद्योग, फार्मिंग उद्योग, कृषि, पर्यटन के लिए भी या किसी तरह के निवेश के लिए भी ये लोग कोई कागज पत्र नहीं कर पाते हैं। क्योंकि मैं भी एक किसान की बेटी, इसलिए अक्सर मुझे लोग बाहरी दिल्ली से मदद की गुहार करते हैं, जो आज मैं आप सबके समक्ष रख रही हूँ। करते इस पर उचित संज्ञान दीजिए। इसके अतिरिक्त किसान और पर्यावरण के हित के लिए किसानों को अपने खेतों के लिए सोलर उपकरण इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहन किया जाए। जनता महोदय, मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे मीटिंग के तहत बोलने का मौका दिया है। दिल्ली के परिवहन मंत्री यहाँ उपस्थित हैं। हमारा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वह पूरी तरह से चरमरा गया है, उसे दुरुस्त करने की आवश्यकता है। आज डीटीसी के पास लगभग 3992 बसें हैं, इनमें से 3504 जो बसें हैं अगले जो 14 ये आउटडेटेड होगी। आए दिन डीटीसी की बसों में आग लग रही है, ब्रेकडाउन हो जाता है। दिल्ली के ऑनरेबल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने इस पर संज्ञान भी लिया है और अधिकारियों को डायरेक्शन भी दी है। इस मौके पर जरूर सरकार को जानकारी देना चाहता हूँ कि हम पिछले 8-8.5 सालों में डीटीसी के लिए एक भी सीएनजी की बस नहीं खरीद पाए और उसके बावजूद भी डीटीसी लगभग 10,000 करोड़ रुपए के खाते में चल रही है। मैं तो चाहूंगा कि डीटीसी के ऊपर सदन में चर्चा भी हो। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, 2013 में भी और 2015 में भी 2020 में भी दिल्ली के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने डीटीसी में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं उनको रेगुलराइज करने का वायदा भी किया था। लेकिन पिछले 8-8.5 सालों में कारण क्या रहे हैं मुझे नहीं मालूम,
लेकिन जो बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स डीटीसी में काम कर रहे हैं उनको नियमित नहीं किया गया है। ये शिकायत भी निरंतर आती रहती है कि लगभग 21,000 डीटीसी के जो कर्मचारी रिटायर हो गए हैं उनको समय पर उनको पेंशन नहीं दी जा रही है। डीटीसी के कर्मचारियों को उसके लिए धरना प्रदर्शन का आयोजन करना पड़ा। उसके बाद सरकार ने 4-5 महीने की पेंशन जारी की और जुलाई महीने की पेंशन अभी तक सरकार की ओर से जो बेचारे कर्मचारी रिटायर हो गए हैं उनके लिए जारी नहीं की गई है। तो मैं आपके माध्यम से, क्योंकि ऑनरेबल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनसे मांग करता हूं कि डीटीसी के लिए सीएनजी की बसें तुरंत खरीदी जाए और जो भी टेम्परेरी वर्कर्स है डीटीसी के उनको वायदे के मुताबिक नियमित किया जाए और जो लोग रिटायर हो गए हैं उनको समय पर पेंशन दी जाए। यह मांग मैं आपके माध्यम से ऑनरेबल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को करना चाहता हूँ। आपने मुझे समय दिया, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब श्रीमती आतिशी माननीय ऊर्जा मंत्री कार्य सूची के बिंदु क्रमांक 3 में दर्शाए गए सभी दस्तावेजों की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची के बिंदु क्रमांक 3 में दर्शाए गए दस्तावेजों की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करेंगे। ध्यानाकर्षण नियम 54 के तहत श्री दिनेश मोहनिया जी माननीय सदस्य वित्त विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा फंड जारी न करने से दिल्ली जल बोर्ड के सामने आ रही समस्याओं के संबंध में सदन का ध्यान आकर्षित करेंगे। जल मंत्री जी का ध्यान जो है आकर्षित करना चाहता हूं, जो अभी जल बोर्ड की स्थिति है उसके ऊपर, और मेरे को लगता है कि पूरा सदन इस बात से सहमत होगा कि जो इस टाइम जल बोर्ड का जो काम है वो पूरी तरह से ठप हो रहा है। न केवल ये स्थिति है कि बड़े काम, बड़े प्रोजेक्ट वो तो बंद है ही है, साथ ही साथ जो डेली के काम है, मेंटेनेंस के काम है, वो भी आज बंद हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप अपने क्षेत्र में मेरे साथ, मेरे को लगता है मेरे सभी साथी विधायक सहमत होंगे। स्थिति ये है कि जी आज बोरिंग हो जाए, उसमें मोटर नहीं डाल पा रहे, कोई कंप्लेंट आ जाए सीवर चेंज नहीं करा पा रहे, टैंकर नहीं चल पा रहे। स्थिति ये है कि अभी कुछ दिनों पहले तो इतना भयंकर संकट हो गया कि टैंकर वालों ने खड़े कर दिए कि हमारे पास डीजल के पैसे नहीं है, सरकारी टैंकर। स्थिति इतनी खराब हुई और सब कुछ देखने के बाद ये लगता है, मैंने अभी पिछले दिनों बजट का भी सारी कॉपीज देखी, बजट जितना जल बोर्ड को मिला हुआ है, जितना इतना सब कुछ देखा, वो सब कुछ देखने के बाद ये समझ में आया कि बजट की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है। इस सारे जो पीछे है, इसके पीछे षड्यंत्र हो रहा है। और इस षड्यंत्र कर कौन रहा है? षड्यंत्र कर रहे हैं हमारे जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। मैंने कई अधिकार से बात करी, कारण क्या है? जब पैसा है, बजट है, और इसी सदन ने, माननीय सदन ने जब बजट पास कर रखा है चीजों को लेके, तो फिर इतनी समस्याएं क्यों आ रही? अब होता क्या है कि यहाँ से कोई प्रोजेक्ट जाता है, कोई चीज जाती है फाइल, यहाँ से ग्रांट मांगा जाता है, यहाँ से लोन मांगा जाता है, जो कि प्रैक्टिस हमेशा से जल बोर्ड के अंदर की, हमेशा प्रॉपरली पैसा सरकार की तरफ से आता है जल बोर्ड, तो जल बोर्ड से काम करता है। लेकिन पिछले कम से कम 7-8 महीनों से स्थिति है कि जैसे ही यहाँ से कोई फाइल जाती है फाइनेंस डिपार्टमेंट में, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट उसके ऊपर कोई ना कोई क्वेरी लगा देता है, कोई ना कोई राइटर लगा देता है, कोई ना कोई जानकारी ऐसी मांग लेता है जिससे टाइम डिले हो, और वो फाइल फिर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक ऐसी चलती रहती है, और सारे के सारे प्रोजेक्ट जो है डिले। मतलब स्थिति इतनी खराब है। मैं कई विधायकों से बात कर रहा था, वो कह रहे जी ऑफिस में बैठना मुश्किल हो गया। ऑफिस में हमेशा भीड़ इतनी आ जाती है कि वो पानी, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज है उसका कोई समाधान नहीं है, तो कोई अल्टरनेट नहीं है, आपको लोगों को देना ही पड़ेगा। लेकिन आज स्थिति इतनी खराब हो गई है, और इसकी सारी जिम्मेवारी जो है कहीं ना कहीं वो फाइनेंस सेक्रेटरी की, हमारे माननीय एलजी साहब की है, क्योंकि जो पूरे सिस्टम पे एक तरह से कुंडली मार के बैठ गए हैं। जो अधिकार तो सारे उनके पास है, जिम्मेवारी कोई नहीं है। जिम्मेवारी सारी विधायकों की, सारे मंत्रियों की, लेकिन जो सारे अधिकार है वो एलजी साहब के पास। और एलजी साहब और जो फाइनेंस सेक्रेटरी है, मुझे लगता है ये तो केवल छोटे छोटे मोहरे हैं, ये डायरेक्ट कहीं और से ही हो रहे हैं, क्योंकि इनका अपने तो कुछ लेना देना नहीं है।
लेकिन ये पूरा जो षड्यंत्र है वो इसलिए है कि किसी ना किसी तरह से इस सरकार के जो अच्छे काम पिछले 8-9 सालों में किए हैं, कि पिछले 8-9 सालों में इस पूरी सरकार ने जो क्रेडिबिलिटी कमाई है, जो लोगों का प्यार पाया है, उस प्यार को, उस आशीर्वाद को खत्म करने की साजिश। और ये दिखाता है कि जो छोटा सा एक राज्य है, छोटा सा दिल्ली एक प्रदेश है जिसका आप कहते हैं कि जी छोटा सा प्रदेश, छोटा सा मुख्यमंत्री, लेकिन उसका डर इतना बड़ा है कि यहाँ से प्रधानमंत्री तक कर रहे हैं। उन्हें डर इस बात का है कि जिस तरीके से काम दिल्ली में हो रहे हैं, जिस तरीके की स्थिति, जिस तरीके का प्यार दिल्ली के लोग दे रहे हैं, कहीं ये पूरे देश में ना मिलने लगे। देश के लोग इस मॉडल को पसंद कर रहे हैं, लेकिन देखने में आ रहा है कि ये रोज रोज ऐसी स्थिति पैदा करी जा रही है कि जिससे कहीं ना कहीं सारे के सारे काम रुक जाए। आज स्थिति ये है कि जब आप बजट की बात करें तो पूरा बजट की कॉपी मैंने निकाली जल बोर्ड की कि पूरे बजट में क्या स्थिति है, तो पूरे के पूरे बजट में कहीं से भी ये स्थिति नहीं लगती कि पैसे नहीं है, या कहीं से भी ये स्थिति नहीं दिखती कि किसी हाइट में पैसे की कमी नहीं है। लेकिन जो फाइनेंस सेक्रेटरी है वो ऊपर से जैसा आदेश उनको होता है उस आदेश के माध्यम से वो काम करते हैं। छोटी छोटी चीजों पर ऑब्जेक्शन लगाते हैं, छोटी छोटी चीजों पर राइडर्स लगाते हैं। मेरा ये मानना है कि जब इस सम्मानीय सदन ने एक बजट पास कर दिया आपके लिए और जल बोर्ड को बता दिया कि आप इस बजट में अपना काम कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हर काम में मीन निकालना, हर फाइल पे कुछ ना कुछ लिखना और हर फाइल को रोकने की साजिश करना, मुझे लगता है दिल्ली की जनता से धोखा है। दिल्ली की जनता को एक तरह से षड्यंत्र है उनके खिलाफ। और ये सब हो क्यों रहा है? हो इसलिए रहा है कि पिछले 3 बार से भारतीय जनता पार्टी पूरा कोशिश करने के बाद भी, पूरा जोर लगाने के बाद भी और घर घर पर्चे बांटने के बावजूद भी केवल 3 सीटें जीत पाई, केवल 8 सीटें जीत पाई। अब ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से इस सरकार को, जो कि इतनी लोकप्रिय सरकार है और ऐतिहासिक बहुमत जिसके पास है, उसको कहीं ना कहीं डिफेंड किया जाए, उसको बदनाम किया जाए, जिससे कि इनको राजनीतिक लाभ। लेकिन ये जो दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल से जो प्यार किया, जो आशीर्वाद दिया, ये उससे परेशान है। मुझे लगता है कि जिस तरीके का षड्यंत्र हो रहा है, आने वाले टाइम में जनता इसका जवाब देगी। दिल्ली की जनता जवाब देगी कि जिस तरीके से आप रोक रहे हैं काम, ये पूरी तरह से गलत है। मुझे लगता है कि महाभारत में भी कहा है, महाभारत का एक किस्सा मुझे याद आता है, जब पांडवों ने केवल ये कहा था कि दे दीजिए केवल 5 ग्राम और रखिए अपनी भूमि तमाम। तो हम आपसे कह रहे हैं कि हम केवल दिल्ली के लिए काम करना चाहते हैं, दिल्ली के लिए काम करने की स्थिति में है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो केंद्र सरकार है, जो मोदी जी है, वो ये कहते हैं कि हम कुछ नहीं देने वाले, हम सारे के सारे जो अधिकार है उस पर कब्जा कर लेंगे, काम कुछ नहीं करेंगे। और मोदी जी से पहले कहते थे मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन आज ये स्थिति है ना खुद कुछ करेंगे ना किसी को कुछ करने देंगे और पूरी की पूरी व्यवस्था को खराब करके रखा हुआ है। तो मेरा सदन के माध्यम से उनको संदेश है कि इस जनतंत्र में, इस लोकतंत्र में जो असली मालिक है वो जनता है, और जनता तय करेगी कि इस दिल्ली को कौन चलाएगा, इस देश को कौन चलाएगा। और जिस तरीके की स्थितियां लग रही है, मुझे पूरी यकीन है कि आने वाले समय में जनता इसका भरपूर जवाब देगी और आने वाले टाइम में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल और मजबूती के साथ उतरेंगे और मजबूती के साथ काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा। बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया जल बोर्ड के विषय पे। आज जल बोर्ड की स्थिति पूरे दिल्ली में किसी भी माननीय विधायक के सामने दिख रही होगी कि क्या हालात दिल्ली में बना दिए गए हैं। केंद्र में बैठी सरकार ने, मैं अपनी विधानसभा की बात करता हूँ अध्यक्ष जी, मेरे तो 3 साल पहले पानी की लाइन लगी, आज हम उसे चालू नहीं करा पा रहे, कारण है पैसा नहीं है। जल बोर्ड सीवर के जो काम चल रहे हैं उनमें पैसे नहीं है, उन कामों को रोक दिया गया है। एक काम ब्लैक लिस्ट हो गया था, उसका टेंडर भी हो गया, वो अवार्ड के लिए रुका हुआ क्योंकि पैसे नहीं है। छोटे छोटे काम
आपका सीवर की लाइनें साफ कराने के लिए जल बोर्ड के लेबर के लिए भी पैसे नहीं। ये हालात पूरे दिल्ली के हैं, हर विधानसभा के रखते हैं। सब परेशान है कि जल बोर्ड में पैसा नहीं, आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं। 9 साल में कभी भी जल बोर्ड में ऐसा नहीं हुआ कि जल बोर्ड में पैसा ना, कभी पैसे की कमी नहीं आई। मगर अब क्या हालात बन रहे हैं कि जल बोर्ड में पैसा नहीं है। मैं मंत्री जी से मिला, कहते पैसे तो बहुत हैं, मगर फाइनेंस सेक्रेटरी उसे कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगा के रोक दे। आप ये लगाइए, अभी गर्मियों में पानी के टैंकरों को चलाने के लिए डीजल भी नहीं, और हम पब्लिक को क्या समझाएं कि भाई केंद्र में बैठी मोदी सरकार एलजी के माध्यम से दिल्ली की सत्ता को चलाना चाहती है, अफसरों के माध्यम से, और दिल्ली के तमाम कामों को रोक रही है। मतलब पानी तो ऐसी चीज है, मूलभूत चीज है, किसी के घर में अगर पानी ना हो तो कैसे दखल जाए। और ये हाल इनका भी होगा, भाजपा के साथियों का भी, कि बजट इनके घर भी नहीं होगा। तो मेरा ये कहना है कि जो फाइनेंस सेक्रेटरी इस तरह का दिल्ली के साथ जो बर्ताव करें, दिल्ली की जनता के साथ बदलाव ले रहे हैं। अमानत भाई कह रहे नाम बताया उनका खुला, अमानत भाई वैसे ही पहले बदनाम है, पहले झूठे मुकदमे लगे हुए हैं। मैं तो अध्यक्षा महोदय आपसे यही कहूंगा, मंत्री जी अगर फंस गए हम दोनों भाइयों को भेज दीजिए, या तो काम हो जाएगा या फिर बजट आ ही जाएगा कहीं। पहले झूठे मुकदमे लगे हमारे ऊपर को, मगर दिल्ली का कोई काम नहीं रुकना चाहिए। कि जो अफसर सही चला रहे हैं, जिस तरह से दिल्ली चला रहे हैं, जिस तरह दिल्ली के जनता के कामों को रोका जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, संविधान की हत्या की जा रही है, अब इसे रुकना चाहिए। इतनी इंसानियत इनमें हो। अब जनता को कभी कभी ये भी कह देती है कि भाई आप पानी नहीं दे पा रहे हो तो हमें जहर दे दो। तो मैं भाजपा के साथियों से बोला हमें दे दो भाई जहर, हम फेस करते हैं, हमें दे दो, डेली डेली कलेक्ट खत्म हो जाएगा। तो अध्यक्ष महोदय जी, आज दिल्ली में ये हालात है, ना जल बोर्ड में पैसा बचा, पैसा बात है, 70,000 करोड़ का बजट है हमारी सरकार का, मगर सारा का सारा बजट इन्होंने रोक दिया। दूसरे में भी पैसा नहीं है, एक साथी कह रहे थे शौचालय साफ करने के लिए भी पैसा नहीं मिल रहा। आप ये लगा लीजिए पेंशन तक भी उन्होंने रोक दी। मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा, मैंने कहा बुजुर्गों की विधवाओं की पेंशन नहीं आई। एक शेयर जो केंद्र सरकार से दिल्ली सरकार को आता था वो उन्होंने बंद कर दिया, 10,000 करोड़ रुपए देना बंद कर दिया। ये हालात दिल्ली के इन्होंने बना दिए हैं। तो मेरा तो आपसे निवेदन है, अगर उन अफसरों की जवाबदेही होनी चाहिए जो इस तरह का कार्य कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजों पर ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, और अगर आप नहीं कर सकती, हम तो वैसे ही बदनाम है मुकदमों से, आप हमें भेज दीजिए, हम बात कर लेंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है, दिल्ली की जनता के काम नहीं रुकने चाहिए। एक मुकदमा है सही, मगर झूठे मुकदमा सारे, तो बात ही करेंगे हम भी। तो मेरा आपसे निवेदन है, उनकी जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, उन्हें बुला के पूछा जाना चाहिए कि आप हर चीज के छोटी छोटी लेबर के लिए, सीवर के जो डिस्ट्रिक्टिंग करने तो उसके लिए भी पैसे नहीं है। ये हालात दिल्ली के बना रहे हैं अफसर साइज से देश नहीं चलता, अफसर साइज से दिल्ली नहीं चलेगी। और अगर चलानी है तो विधानसभा बंद कर दीजिए। इतनी तकलीफ यहाँ के एक एक साथी को है, आज एक एक साथी के विधानसभा का सदस्य परेशान है। आप इस जल बोर्ड से नहीं, तमाम जितने विभाग हैं उनसे परेशान। मगर ये सारी की सारी विपत्ति, सारे के सारे एलजी के माध्यम से अफसर जो कर रहे हैं, दिल्ली में जो हालात बना रहे हैं, होगा नहीं। इसे कितना चाह लें, कितनी कोशिश कर लें, मगर दिल्ली की जनता भी केजरीवाल से प्यार करती है, इन्हें फिर मौका देगी, फिर सरकार बनेगा, काफी बार बनेगी। आप इस संदेह में ना रहे कि आप कितने भी काम रोक लें, क्या आप केजरीवाल जी को रोक लेंगे? आप नहीं रोक पाएंगे। मगर आप जो दिल्ली की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, दिल्ली की जनता का जो नुकसान कर रहे हैं, वो दिल्ली की जनता भी समझ रही है।
आपने मुझे सदन के माध्यम से बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत ऋतुराज जी, बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका। दिया